Hello everyone. Today we will discuss which are the most important sections of our Indian Contract Act 1872 from section number 37 to section number 75. Okay. In the earlier video I have discussed which are the most important sections of our Indian Contract Act 1872 from section number from sorry, a minute, from section number 1 to section number 36. Okay, in the earlier video I have discussed which are the most important sections from section number 1 to section number 36. So you can visit my playlist. Okay, so आज हम लोग देखेंगे कि एक मिनट. ओके, सो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4. ओके, चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो चैप्टर 4 का अब देखेंगे सेक्शन नंबर 37 से. ओके, सेक्शन नंबर 37 से लेकर सेक्शन नंबर 67 तक. चैप्टर 4 हम लोग का कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन नंबर 37 से लेकर 67 तक हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 4 कवर किया गया है. ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 का. ओके, चैप्टर 4 का कौन कौन सा सेक्शन हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. Now, the first section is obligation of parties to contract. So this section is very important, okay, for our exam, for any kind of exam. Okay, obligation of parties to contract. So there are in this video we will not discuss. Okay, we will not discuss anything regarding the provisions which are given in our Indian Contract Act. Rather, we will just go through the concept, a little bit concept about the sections. Okay, and in the later on video, so I will thoroughly study. Okay, I will thoroughly read out the provisions. Okay, so अभी के लिए जस्ट देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है जो हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन दिया गया है. दीज आर नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट देखेंगे हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सा सेक्शन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, चलो देखिए. सो सेक्शन 37 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 37 ने क्या बोला है. देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज तो जो क्या कौन कौन सा पार्टी है? एक है प्रोमिजर, एक क्या क्या है? प्रोमिजर, और एक है प्रोमिसी. सो कॉन्ट्रैक्ट में तो दो ही पार्टी होता है, जो एक है प्रोमिजर एंड दूसरा है हम लोग का प्रोमिसी. सो हम लोग का सेक्शन 37 ने क्या बोला है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. सो ये जो दो पार्टी उन लोगों का क्या क्या ऑब्लिगेशन है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन. सो सेक्शन 37 इज इम्पोर्टेंट. नाउ सेक्शन नंबर 38. सेक्शन नंबर 38 is all about effect of refusal to accept offer of performance. Okay, effect of refusal to accept offer of, this is also very important. Okay, this is also very important. So this is also so section 37, 37, 38 important. Now going to next, effect of refusal of party to whom promise wholly. Sorry, effect of refusal of party to perform promise wholly. This section is also very important for our exam preparation. Now going to next section. Section 40 is person by whom promise is to be performed. Person by whom promise is to be performed. अगर हम लोग ये प्रोविजन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इधर क्या बोला है. पर्सन बाय होम प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म, जो जिसने प्रोमिस किया है. सो किसके द्वारा ये प्रोमिस परफॉर्म किया जाएगा? बाय द आइदर बाय द प्रोमिजर, बाय द प्रोमिजर, बाय द प्रोमिजर और बाय हिज एजेंट, by the agent.
एजेंट, ठीक है। सो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इन डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं कौन कौन सा सेक्शन हम लोग का इम्पोर्टेंट है। सो सेक्शन 14 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पज, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 41 इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगर कोई भी परफॉर्मेंस हम लोग कभी कभार थर्ड पर्सन से अगर विच हु इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन इन दिस केस क्या प्रोविजन दिया गया है हम लोग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है 42 सेक्शन 42, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, ओके। डिवोल्यूशन मीन्स क्या है? डिवोल्यूशन मीन्स द ट्रांसफर और द delegation of power to a lower level. So section 42 is also very very important, that is devolution of joint liabilities, okay। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या प्रोविजन दिया गया है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट हेडिंग देख रहे हैं, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 43। सेक्शन 43 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पॉइंट कीजिए। क्या लिखा है? एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिजर, ओके। जो प्रोमिजर समटाइम्स क्या होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में there might be one or more than one promisor. So in that case, any one of the joint promisor may be compelled to perform। कोई भी सपोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ए एंड बी दोनों प्रोविजर है। सो इन इन एनी सिचुएशन, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन आया, तब क्या कर सकते हैं? ये जो जॉइंट प्रोविजर है तो वो किसी को भी हम लोग कंपल कर सकता है कि आपका प्रोमिस जो किया है वो परफॉर्म करे। सो इन दिस केस क्या कर, जो प्रोविजन दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वो हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देख, सो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट नहीं 43 का, ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन। अगर सपोज कोई भी एक प्रोमिसर जैसे ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो प्रोमिसर है एंड प्रोमिजी ने बी को सपोज प्रोमिजी ने बी को कंपेल किया। सो बी उसके बाद क्या कर सकता है? बी उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है। कहा? किसको? ए को कर सकता है, ठीक है। ए को कंट्रीब्यूशन के लिए क्लेम कर सकता है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं इधर ही दिया गया है, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर ऐसा सेम बात है, अगर इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन अगर कोई भी लॉस हो जाता है, देन इन दिस केस ऑल्सो all the promiser will bear it equally, okay। So this is section 43 is also very very important, okay। So section 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, okay, these are very important sections. Now moving to next, there is section number 44. Section number 44 is all about effect of release of one joint promisor, ओके। सपोज क्या हुआ, इधर जॉइंट प्रोमिसर ए है, बी है, सी है। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ, सपोज किसी एक को, सपोज बी को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जॉइंट प्रोमिसर से। सो तो अभी इसका इफेक्ट क्या होगा? इन दिस केस क्या होगा? जैसे कोई भी मैं अभी कंसेप्ट बोल रही हूँ। सपोज ए बी सी तीनों में से अगर ए को रिलीज कर दिया जाता है, देन ए जो इधर कौन कौन रहेगा? ए रहेगा एंड सी रहेगा। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। सो इधर कौन रहेगा? ए एंड बी रहेगा। सो इधर जो बी रिलीज हो गया उसका कोई भी इफेक्ट ए एंड बी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इधर ए एंड बी दोनों परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो अभी देखेंगे नेक्स्ट, गोइंग टू नेक्स्ट है हम लोगों का डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिवोल्यूशन हम लोग क्या है? दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर और द डेलीगेशन ऑफ पावर टू ए लोअर लेवल। सो ट्रांसफर होता है पावर, जो प्रोमिसर या प्रोमिसी जो भी है पार्टी का, जो उन लोगों का समटाइम्स उन लोगों का राइट डिवोल्यूशन होता है, ओके, ट्रांसफर होता है। सो from section number 37 to section number 45, this is very very important, okay। We cannot skip any one of the sections, okay, these are very very important। Now going to next, that is section number 46। section number 46 में क्या बोला है? देखिए, section number 46 में बोला है हम लोगों का
Time for performance. Time for performance. This is very important. Time for performance of promise where no application is to be made and no time. No time is specified. No time. अगर सम क्या होता है कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम बोथ द पार्टी हैव टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर इन दिस केस अगर कुछ भी टाइम मेंशन किया नहीं गया है, देन इन दिस केस ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा? सो all the provisions are given under section 46. So in for this सेक्शन नंबर 46 हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट, वी कैनॉट स्किप दिस, सॉरी। ठीक है, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। ओके, वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड। इधर क्या बोला है 46 में? टाइम, नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम स्पेसिफाइड। ओके, बट इधर क्या गया है? टाइम, टाइम, टाइम स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाइड। सो सेक्शन 47 में क्या बोला? सेक्शन 47 में बोला है, सेक्शन 47 में बोला है टाइम स्पेसिफाइड, बट सेक्शन 46 में बोला है नो टाइम स्पेसिफाइड। सो सेक्शन 47 एंड 46 एंड 47 both are important. Now moving going to next section. Section 48, application for performance on certain day to be at a proper time and place. Okay, क्या बोला है देखिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे। समटाइम्स क्या होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है प्रोमिसर बिटवीन द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी दैट इज द पार्टी। सो क्या होता है समटाइम्स कोई भी एक सर्टेन डे स्पेसिफाई होता है कि उसी दिन में हम लोग का कि उसी दिन में हम लोग पार्टी को कि उसी दिन में पार्टी को वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होगा, कौन सा मैंने क्या प्रोविजन दिया गया है? ऑल द प्रोविजंस हैव बीन गिवन अंडर सेक्शन 48। सो दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेक्शन 48 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now moving to section of 49. Place for performance of promise where no application is to be made and no place fixed for performance. Here के place is a performance. Place इधर, place for performance इधर place किया गया, no application to be made and no place fixed. Place इधर क्या है? Place not fixed. Okay, place not fixed. समटाइम्स क्या होता है कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जहाँ पर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं रखता है कि कौन से प्लेस में उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, जैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इन दिस केस क्या मैंने कहाँ पर किया जा सकता है वो प्रोमिस? सो दिस सेक्शन, दिस प्रोविजंस आर गिवन अंडर सेक्शन 49। Now moving to section number 50. Okay, now moving to section number 50. 50 में क्या लिखा है देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिस। परफॉर्मेंस इन मैनर 50, सेक्शन 50 में क्या बोला है देखिए, इन एनी मैनर और एनी एनी टाइम, मतलब अ, अ, मतलब कौन से मैनर में किया जाएगा और कैसे टाइम, कौन से टाइम में किया जाएगा। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, सो इन दिस केस हाउ इट विल बी परफॉर्म्ड, दैट प्रोविजन हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन 50। सो इन दिस केस सेक्शन 50 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, तो हम लोग देखा सेक्शन नंबर 37 से 50 तक, सभी हम लोगों ने देखा, सभी हम लोगों का इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर 37 से 50 तक, ठीक है। हम लोग ना ये सब स्किप नहीं कर सकते क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्ट्रैक्टर। सो इन, so these sections we cannot skip। okay, now moving to next, now moving to next, now section number 51. Section number 51, it's all about promiser not bound to perform। okay, okay, unless reciprocal promisee ready and willing to perform।
क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्योंकि देखिए क्या होता है, प्रोमिसर नॉट बाउंड, सपोज कौन कौन सा पार्टी है, दो पार्टी है, एक है प्रोमिसर, प्रोमिसर ने जो प्रोमिस किया है, और किसको किया है, प्रोमिजी को, ठीक है, प्रोमिजी को क्या बोला है कि चलो मैं ये परफॉर्म करूंगा कि एज पर द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। लेकिन प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, सो समटाइम्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कंडीशन रहता है कि प्रोमिसर जिसने मैंने प्रोमिस किया है वो बाउंड नहीं होगा अपना अपना परफॉर्मेंस करने अपना जो परफॉर्म करने के लिए, कब तक, जब तक ना प्रोमिजी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, अगर जब तक प्रोमिजी रेडी नहीं होगा, ओके, तब तक प्रोमिसर बाउंड नहीं होगा। सो इन दिस केस क्या क्या प्रोविजन दिया गया है, सो ये सब ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 51, सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, order of performance of reciprocal promise, okay, order of performance of reciprocal promise। जैसे ऑर्डर, कैसे, कौन पहले करेगा, किसके बाद कौन करेगा, सो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा इन दिस केस, अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसी मतलब कैसे करेगा, सब कुछ, ऑल द प्रोविजंस आर गिवन सेक्शन 52, so section 52 is also very important, we cannot skip, okay। now section number 53, liability of party preventing event, this is very important, okay, preventing event on which contract is to be take effect, okay। अगर सपोज कि इसमें क्या बोला, देखिए, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये प्रोमिजर, ओके, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, बी प्रोमिजी, सपोज लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट, सपोज दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी एक अगर पर्सन कोई भी इवेंट ऐसे ऐसे प्रिवेंट कर रहा है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाने वाला है, देन इन दिस केस लाइबिलिटी क्या होगा, द पार्टी हु इज प्रिवेंटिंग, उसका लाइबिलिटी क्या होगा कि तो इन सो उसका सब प्रोविजन कहाँ पर दिया गया, सेक्शन नंबर 53, सो इन दिस केस सेक्शन नंबर 53 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट। नंबर 54 में देखिए क्या बोला है, सेक्शन नंबर 50 में बोला है effect of default, okay, as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise। सेक्शन 44 में, सॉरी 54 में क्या बोला है, effect of default as to that promise, okay, which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise, इधर क्या, not intentionally, अगर कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है not intentionally, not, एक मिनट, नॉट इंटेंशनली, अगर डिफॉल्ट हो जाता है, नॉट नॉट इंटेंशनली बाय एनी पार्टी, देन दैट टाइम क्या प्रोविजन दिया गया है, ये हम लोग को रीड करना पड़ेगा। सो दिस प्रोविजंस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सो इन दिस केस सेक्शन 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। Now, effect of failure to perform at fixed time in contract in which time is essential. This is very very important. This is very very important. Suppose क्या होता है, देखिए, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट में ना अगर टाइम फिक्स्ड किया गया है, ठीक है, एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है ना, टाइम वेरी एसेंशियल है, मैटर है, ठीक है, टाइम क्या है, टाइम देखिए एसेंशियल है, एंड टाइम फिक्स टाइम है। सो इन दिस केस अगर फेलियर कोई भी पार्टी प्रोमिसर अगर फेलियर हो जाता है टू परफॉर्म द इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, सो ऑल द प्रोविजंस आर गिवन अंडर सेक्शन 55, सो इन दिस केस सेक्शन 55 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए उसके बाद लिखा है इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। सपोज अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, ओके, टाइम नॉट एसेंशियल है, देन ऑल्सो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट में के ऊपर, ठीक है, बिटवीन बोथ द पार्टी और अपॉन बोथ द पार्टी, दैट इज द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी। सो दिस all these provisions are given under section 55, so these are also very important। effect of acceptance of performance at any time other than the agreed upon,
अगर सपोज एक टाइम स्पेसिफाइड किया गया था कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोमिजी को, बट प्रोमिजी ने एक्सेप्ट कर लिया दूसरा एक टाइम में जैसे विद इन 2 डेज में प्रोमिजर को फुलफिल करना मैंने करने का एक प्रोमिस किया था कि विद इन 2 डेज आई विल कंप्लीट दिस टास्क, बट आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 डेज, ओके, आफ्टर 5 डेज प्रोमिजर ने वो काम कंप्लीट किया एंड प्रोमिजी ने क्या किया, प्रोमिजी ऑल्सो एक्सेप्टेड, ओके, प्रोमिजी ऑल्सो एक्सेप्टेड, प्रोमिजी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लिया, जहाँ पर 2 दिन में करना था बट प्रोमिजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इन दिस केस क्या रहेगा, क्या होगा इसका इफेक्ट मैंने अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस प्रोविजन इज गिवन, so this is very important, okay, now going to next, now going to next section number 56, okay, section number in 56 is one of the most important, okay, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितना हो सके 5 स्टार देकर 5 स्टार जितना स्टार हो सके दे दो, ठीक है। सेक्शन 56 इज एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ओके, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट क्या बोले देखिए, इसको हम लोग केवल एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, उसको हम बोल सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, frustration, this is one of the most important section of our Indian Contract Act, okay, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग का क्या, देखिए एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अगर कोई भी एक्ट इम्पॉसिबल हो इन द आई ऑफ लॉ, देन इन दिस केस एग्रीमेंट अगर हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारा मन कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, सो को क्या प्रोविजन दिया गया है वो सभी दिया गया है सेक्शन नंबर 56, सो ये हम लोग को अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। उसी का सबसेक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सपोज क्या हुआ, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जब क्या कहा था तब वो इम्पॉसिबल नहीं था और अनलॉफुल भी नहीं था, बट आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर समटाइम्स क्या हुआ, वो जो एक्ट था वो इम्पॉसिबल हो गया और उसके बाद अनलॉफुल भी हो गया, सो इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, अपॉन बोथ द पार्टी, सो इसका भी प्रोविजन दिया गया है सेक्शन नंबर 56 में। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, compensation उसका ही सब पार्ट है, compensation for loss, okay, through non performance of act known to be impossible and unlawful, क्या बोला है, compensation for loss through non performance of act known to be impossible, सपोज कोई भी एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि चलो मैं ये काम कोई भी एक्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है, एंड उसको पता है कि वो अनलॉफुल है, ठीक है, एंड वो इम्पॉसिबल है, इन दिस केस क्योंकि उसको पता था, आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट एक्ट इज इम्पॉसिबल और अनलॉफुल बट स्टिल ही मेड द कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स वाई मैंने दैट्स वाई उसका क्या लाइबिलिटी रहेगा और क्या प्रोविजन दिया गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सो यही हम लोग का सेक्शन 56 में दिया गया है, सो हम लोग का ये अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू things legal and also other things illegal, reciprocal promise, reciprocal means by both the party, by by A to B, same by B to A, মানে by both the party, okay, reciprocal means A to B, B to A, reciprocal promise to do things legal, okay, एक legal and also other things illegal, so legal जो होगा क्या होगा, legal हो जाएगा valid अगर कोई भी एक्ट मैंने किया जाता है और रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है, ए ने बी को किया और बी ने भी ए को किया कि एक काम करने का जो लीगल काम है
एंड अदर क्या है, इलीगल है। तो लीगल क्या होगा, वैलिड होगा, हो जाएगा हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट। एंड इलीगल क्या हो जाएगा, जो काम दूसरा काम इलीगल था वो वॉइड एग्रीमेंट, वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्री, वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। Now moving to next, so that's why section 57 is very very important. Okay, very important. We cannot skip this. Now section 58, alternative promise, one branch being illegal. Alternative promise हुआ and अगर illegal branch है ना, illegal branch है तो जो illegal होगा वो तो illegal हो जाएगा, void agreement हो जाएगा, लेकिन legal branch जो है, legal only only legal branch will be valid. Only legal branch will be valid. Okay, only legal branch will be valid. So section number 57 is also very important. Now अभी हम लोग ने देख लिया सेक्शन नंबर 54 इम्पोर्टेंट, 55 इम्पोर्टेंट, 56 इम्पोर्टेंट, 57 इम्पोर्टेंट, 58 भी इम्पोर्टेंट। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, देखिए सेक्शन नंबर 62। 62 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई भी एक जुडिशियल सर्विस एग्जाम हो या कोई भी एक क्लेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ये सब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, ठीक है, और आता भी है। सो अभी देखेंगे इफेक्ट ऑफ नोवेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ये दिया गया है। इसका मीन्स क्या है, अगर सपोज कोई भी एक्ट किया जाता है, ठीक है, नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, रिसेशन अगर कैंसलेशन होता है, और ऑल्टरेशन होता है ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो तभी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा। सो ये दिस इज ऑल द प्रोविजंस आर गिवन अंडर सेक्शन 62। अगर नया हो गया, ठीक है, अगर कैंसिल हो गया और कोई भी कंडीशन ऑल्टर किया जाता है, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज और एनी कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होगा, यही प्रोविजन दिया गया है सेक्शन नंबर 62। सो इन दिस केस सेक्शन नंबर 62 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू सेक्शन नंबर 63, दैट इज promisee may dispense with or remit performance of promise। promisee may dispense with क्या, remission of performance, this is also very important, section number 63, we cannot skip this। next section number 62, थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 64 देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 64 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन में से है हम लोग का सेक्शन। क्या होगा देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सपोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ एनीथिंग, रेमिशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ एनीथिंग। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रेमिशन हो जाता है, देन क्या होगा, वन पार्टी हैज द राइट टू डिक्लेयर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अगर मैंने सेक्शन 64 में बोला है वन पार्टी हैज द राइट टू डिक्लेयर ए कॉन्ट्रैक्ट voidable, ठीक है। सो इन दिस केस द अदर पार्टी हैज द राइट टू डिस्टर्ब द बेनिफिट। other party has the right other other party has the has the right to restore the benefit, restore the benefit, okay, to restore the benefit, okay। So this is very important, section number 64 is very important। Now section number 65, obligation of person who has received advantage under void agreement contract that becomes void, section number 65 is very very important। section number 64 and 65, okay, 64 and 65 is very important। क्या होगा, अगर कोई भी पार्टी ने, ओके, कोई भी पार्टी ने कुछ एडवांटेज रिसीव कर लिया है जो कि वर्ड एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है, देन क्या होगा, तो अदर पार्टी
रिस्टोर करना पड़ेगा, तो जिससे वो बेनिफिट लिया उसको रिस्टोर, दैट पार्टी हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट टू द अदर पार्टी। ओके, दैट्स व्हाई सेक्शन 64 and 65 is very important. Now, mode of communicating or revoking recession of voidable contract, mode कैसे होगा वो, रिवोकिंग कैसे होगा, मतलब किस स्थिति में होगा, और कैसे मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये सेक्शन 64 66 में थे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेक्शन नंबर 67, सेक्शन नंबर 67 इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी। और प्रोमिसी के बारे में बोला, देखिए टू अफोर्ड प्रोमिस और रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस सेक्शन इज वेरी सिंपल सेक्शन। ओके, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बात कर रहे हैं, वो हम लोग अच्छे से हम लोग प्रोविजन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 67 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ओके। नाउ सेक्शन नंबर चैप्टर 5 देखिए, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन दिस chapter covers from section number 68 to 72, okay, 68 to 72। so क्या देखिए, so resembling those created by contract, okay, this is nothing but quasi contract, this is nothing but quasi quasi contract, okay, this is nothing but quasi contract, quasi quasi contract, okay, chapter quasi contract। सो सेक्शन 64 क्या बोल रहा है देखिए, क्लेम ऑफ नेसेसरीज, ओके, सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। क्या होता है, सपोज कोई भी एक पर्सन को, ठीक है, किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक पर्सन को कुछ भी सप्लाई करना है, किसको, जो इनकेपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, जो इनकेपेबल है, तब इनकेपेबल है, एंड द पर्सन whom such person is legally liable, जो दूसरे पर्सन का legally liable है। ओके, सो इन दिस केस अगर इन दिस केस क्या प्रोविजन दिया गया है, इसको सेक्शन 68 इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सपोज नेक्स्ट सेक्शन देखिए, reimbursement of person paying money due to another in payment of which he is interested, रिम्बर्स करना पड़ेगा उसको, फिर से उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट which he is interested। सो सेक्शन 69 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा अगर कोई भी मनी ड्यू है एंड दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। ओके, सेक्शन 70 देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। अगर कोई भी एक्ट या चीज का बेनिफिट लेता है जो नॉन ग्रेटिट्यूअस है, सो इन दिस केस द पर्सन हु हैज एंजॉयड द बेनिफिट, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसको क्या पड़ेगा, अगर फ्री में वो यूज किया और उसका बेनिफिट ले लिया, तब वो पर्सन के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वही दिया गया अंडर सेक्शन 70 में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेक्शन 70 में क्या बोला है, सेक्शन उसके बाद सेक्शन 70 में ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजिंग, उसके बाद जो जिस पर्सन ने यूज किया उसको, वो बेनिफिट जो उसने यूज किया और जो उसने लिया फायदा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा टू द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ दैट एक्ट और हु इज द ओनर ऑफ दैट समथिंग, मतलब जिसका बेनिफिट उसने लिया उसको ये देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए सेक्शन नंबर 72, responsibility of finder of goods, this is also very important, okay, this is also very important, section number 72, this section um, this section is very important, okay, it is subject to the same condition of bailey, bailey की जैसा ही condition दिया गया है, ठीक है, bailey
हम लोग बेलमेंट में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ बेली। बेली की जैसा है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स। अगर कोई भी एक पर्सन को कुछ भी चीज़ें मिला तब उस पर्सन को कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जैसे वो चीज़ रिटर्न करने के लिए, तब all the provisions are given under section 71, so that's why section 71 is very important. Now moving to next, this is liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. अगर कोई भी चीज़ या मनी और थिंग डिलीवर किया जाता है कोई भी किसी भी एक पर्सन को बाय मिस्टेक से, तब इन दिस केस वो उस पर्सन का क्या लाइबिलिटी है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है under Indian Contract Act में. So this is has been given under section 72. So in this case section number 68 to section number 72 is very important. We have to read all the provisions. Okay. So quasi important, actually very important topics in our Indian Contract Act. Okay, Indian Contract Act. We have to read everything from number section number 68 to section number 72. Now moving to next. Now, last chapter 6, this is of the consequences of breach of contract. Okay, section पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी सेक्शन 73 से 75. This is the most important section. Okay, this is the most important section of our Indian Contract Act. मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब एक स्टार दे दो, दो स्टार दे दो, तीन स्टार दे दो, चार स्टार दे दो, फाइव स्टार दे दो, कम होगा. ठीक है, क्योंकि मेंस कोई भी एक जुडिशियल सर्विस एग्जाम ही बोलिए कि कोई भी एग्जाम हो, तो सेक्शन नंबर 73, 73, 74 एंड 75 में से तो आएगा ही. ठीक है, सो 73, 74, 75 दिस वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी देखते हैं क्या बोला है. 73 पे बोला है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज. ओके, कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. सो सेक्शन 73 क्या बोल रहा है, दो ही बोला है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज एंड मेजर ऑफ डैमेज. ओके, रिमोटनेस ऑफ डैमेज अगर बोलेंगे, रिमोटनेस ऑफ डैमेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पर दिया गया है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, रिमोटनेस ऑफ डैमेज कहाँ पर दिया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अंडर सेक्शन 73. ओके, नाउ सेक्शन नंबर 73, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग को बहुत कुछ दिया गया है प्रोविजन, हम लोग को इन डिटेल में स्टडी करना है. ठीक है, सेक्शन नंबर 73 वेरी इंपॉर्टेंट. और इधर एक बहुत सारा कुछ दिया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 74 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, दैट इज सेक्शन 74 इज ऑल अबाउट लिक्विडेटेड डैमेजेस. ओके, लिक्विडेटेड डैमेजेस. ओके, अगर हम लोग पढ़ेंगे जो लिक्विडेटेड डैमेजेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पर दिया गया, अंडर सेक्शन 74. ओके, लिक्विडेटेड डैमेजेस. तो एज हम लोगों ने पढ़ा है जे टॉर्ट इज नथिंग बट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ओके, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्टिपुलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज क्या, लिक्विडेटेड डैमेजेस वेयर बोथ द पार्टी स्टिपुलेट करता है कि डैमेजेस क्या होगा. ठीक है, बाय बोथ द पार्टी, दैट इज बाय द प्रोमिजर एंड द प्रोमिजी. वो खुद डिसाइड करते हैं कि अगर कौन कौन सा पार्टी है, बाय प्रोमिजर एंड प्रोमिजी. ठीक है, प्रोमिजी. सो दैट्स वाई ये लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला गया है, क्योंकि दिस इज फिक्स्ड बाय बोथ द पार्टी. ओके, दिस फिक्स्ड बाय बोथ द पार्टी, दैट इज प्रोमिजर एंड द प्रोमिजी. नेक्स्ट है देखिए, सो दैट्स वाई सेक्शन 74 इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेक्शन नेक्स्ट कैसे, पार्टी rightfully deciding contract entitled to compensation. Okay, sufferance of damage or loss. Section 75 is all about, सेक्शन 75 को हम बोल सकते हैं सफरेंस ऑफ डैमेज, सफरेंस ऑफ डैमेज. ओके, सफरेंस ऑफ डैमेज, पार्टी राइटफुली डिसाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेट. समटाइम्स क्या होता है, पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर रहा है एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेट, बट राइटफुली वो कैंसिल कर रहा है
इन दिट केस क्या, वो एंटाइटल टू कंपनसेशन, उसको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। सो इन दिस केस सेक्शन, इन दिस केस क्या क्या प्रोविजन दिया गया है, सब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। सो दैट्स व्हाई सेक्शन 75 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द consequences ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तब क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड टुडे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 37 से लेकर सेक्शन नंबर 37 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक कौन कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने सभी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सेक्शंस और बाकी है, इम्पोर्टेंट सेक्शन बाकी है हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्प मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।